जब इन्होंने ये बीड़ा उठाया तो धर्म आड़े नहीं आया। हर मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसकी धार्मिक विधि के हिसाब से किया। जब हम अंतिम संस्कार कराने पहुंचे तो शमशान के भी लोगों ने सोचा कि सारे दाढ़ी टोपी वाले हैं, तो वो घबरा करके बोलने लगे, अरे नहीं नहीं, आप जो गलती से यहाँ आ गए वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है, आप एक काम करिए कब्रिस्तान ले जाइए। हमने उनको समझाया कि भाई ये जो बॉडीज है वो हिंदू बॉडीज है। शमशान के कई लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो फिर हमारी टीम ने बताया कि अच्छा आप मत करिए, हम बॉडीज अंदर रखते हैं, आप सिर्फ ये बताइए कि शमशान के अंदर लकड़े कैसे लगाए जाते हैं बॉडी उतारने से पहले, तो किस तरीके से लकड़े लगाए जाते हैं, किस तरीके से अंतिम संस्कार के अंदर पूरी चिता भी आप लोग सजाते थे। चिता भी फिर हमने लगानी शुरू की और उस तरीके से हमने ये काम शुरू किया। कि उन लोगों के अंदर से जो मेरे बहुत ही करीबी थी, उन्होंने ये बताया कि ये इतना बेहतरीन काम है कि चाहे हम रहे ना रहे, इस काम को चालू रखना, इस काम को करते रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अब से 1.5-2 साल पहले जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा था वो हम भूले नहीं हैं, और जो भी उस महामारी से सरवाइव कर पाए, उससे बच निकल पाए, वो ताउम्र उस दौर को नहीं भूल पाएंगे। यह ऐसा दौर था जिसमें कई लोगों ने अपनों को खोया, कई घर सूने हो गए, कई ऐसे परिवार थे जहां पर मृत व्यक्ति को कोई चिता की अग्नि देने वाला नहीं था, कब्रिस्तान तक, शमशान तक पहुंचाने वाला नहीं था। कई बार 1-2 लोग बच भी गए तो वो खुद अस्पताल में भर्ती थे, और कई ऐसे भी मामले हुए जहां पर किसी के परिवार के कई सारे लोग गुजर गए, लेकिन जो लोग ठीक थे, जो बीमारी से ग्रस्त नहीं हुए थे, वो डर रहे थे कि अगर हम उनका अंतिम संस्कार करवाने जाएंगे तो कहीं हम भी उसकी चपेट में ना आ जाएं। तो बड़ा ही काला दौर था। लेकिन ऐसे दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया, जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। उन्होंने मानवता का पाठ पढ़ा और आज कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इंसानियत गर्व कर रही है। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि किस बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है, और इस नफरत की जो खाई पैदा हुई है, उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। टीवी चैनलों पर भी हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े लड़ाने का काम होता है। लेकिन उसी कोविड काल के दौरान कुछ लोग ऐसे निकले जो कि ना केवल धर्म को परे रखकर, धर्म से आगे उठकर इंसानियत की सेवा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता की सीख भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है इकबाल ममदानी। इकबाल ममदानी पहले पत्रकार थे, कई सालों तक इन्होंने टीवी में पत्रकारिता की, और उसके बाद अब इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने किया ये कि कोविड काल के दौरान, उस महामारी के दौरान, कई ऐसी लाशें जब सामने आई जिनका कि कोई अंतिम संस्कार कराने वाला नहीं था, कब्रिस्तान या शमशान ले जाने वाला नहीं था, तो इन्होंने और इनके दोस्तों ने एक साथ आकर ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करवाना शुरू किया। और इसके पीछे उन्होंने मजहब नहीं देखा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनका अपना धर्म इस्लाम है। लेकिन जब इन्होंने ये बीड़ा उठाया तो धर्म आड़े नहीं आया। इन्होंने खुद पैसे जुटाए, वाहन जुटाए, रिसोर्सेज जुटाए, और हर मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसकी धार्मिक विधि के हिसाब से किया। जो हिंदू था उनको, उनके शव को अग्नि के जरिए पंचतत्व में विलीन करवाया गया। जो मुसलमान था उसको दफनाया गया, और ये सारा कुछ इन्होंने अपने श्रम से और अपने रिसोर्सेज से किया। इकबाल भाई, आपकी कहानी काफी प्रेरणादायी है, दिल को छूती है और एक संदेश भी देती है। थोड़ा शुरुआत से बताएंगे कि कैसे आपको ये काम करना सूझा और कैसे आप प्रेरित हुए कि ये आपको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका शुक्रिया कि इस अहम मुद्दे को आपने उठाया। जिस तरीके से मैंने सुना कि हिंदू मुसलमानों में आज पूरा देश बटा हुआ है, कई ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा अपना मुल्क है, अपना शहर, अपना देश है, जिसके अंदर हमको मिलकर रहना चाहिए। जब ये 2020 जब
2020 आया, ये सिर्फ हिंदुस्तान पे नहीं, हमारे भारत पे नहीं, पूरी दुनिया पे इस तरह के बादल छाए हुए थे। तब हालात ये हो गए थे कि अगर सभी लोग बाहर बैठ जाएंगे घर के अंदर तो काम कौन करेगा। शुरुआत में एक महामारी का डर था, और उस महामारी के अंदर अगर बॉडीज जमा होती है तो दूसरी महामारी जो बहुत बड़ी रहती, उसको लेकर के काफ़ी चुनौतियां सरकार के लिए, महानगर पालिका के लिए और हमारे सबके लिए होती। इन चीज़ों को लेकर के हमने दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना मिल करके ये काम किया जाए। जब मुझे याद है मार्च महीना था, जब एक दिन की लॉकडाउन आयत की गई थी, उसके कुछ ही दिन के बाद, मतलब कुछ ही वक्त के बाद के अंदर जो पहली बॉडी आई थी, 2020 की बात 2020 की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस 2020 के अंदर जो पहली बॉडी आई थी, जिसको लेकर के लोग डरे हुए थे, उस टाइम महानगर पालिका का एक सर्कुलर था कि चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको क्रिमेशन किया जाएगा। जिसको लेकर के जो पहली बॉडी सामने आई थी वो मुस्लिम थी, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ और ये बताया गया कि पूरे दुनिया के अंदर जब अगर बरियल परमिशन दी जाती है तो सिर्फ यहाँ क्यों नहीं दी जा रही है। तो जिनको लेकर के सरकार ने, महानगर पालिका ने वो जो जीआर था उसका नोटिफिकेशन चेंज किया और इस तरीके से 7 ऐसे कब्रिस्तान अलॉट किए गए। इसी के साथ साथ जो शमशान थे वो भी लिमिटेड थे। तब हम ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से आज लकड़ी के ऊपर अंतिम संस्कार करते हैं, वो बिल्कुल मना कर दिया गया। तब जो गैस चैम्बर्स या इलेक्ट्रिक अंतिम संस्कार करने के लिए जो मशीन्स लगी है, उसी की परमिशन दी गई थी। तो जब शुरुआत में ये मामला हमारे सामने आया तो सबसे पहले हमने मुस्लिम बॉडीज का काम शुरू किया। तो दोस्तों ने मिलकर के ये सोचा क्यों ना काम शुरू किया जाए। तो सरकार द्वारा जो परमिशन दी गई थी उसके अंदर एक कब्रिस्तान ने मदद मांगी, हमने उनको मदद दी, टीम बना करके हमने काम शुरू किया। तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे लिए आती थी कि हम जिस अस्पताल में हमको पता लगता था कि भाई ये मदद करने वाले लोग हैं, यहाँ कोविड से पेशेंट जो है वो दुनिया से जा चुका है, तो हम वहां पहुंचते थे तो उस बॉडी को तो हम क्लेम कर लेते थे परिवार या अलग अलग पुलिस की मदद से। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एम्बुलेंसेस जो थी उसकी कमी थी। उसकी वजह क्या थी? जो प्राइवेट एम्बुलेंसेस थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जो सरकार ने थोड़ी बहुत एम्बुलेंसेस रखी थी वो शमशान की और कब्रिस्तान की कमी के चलते जब वो शमशान में जाया करती थी तब वहां चुनौती ये होती थी कि एक बॉडी को जलने के लिए 1.5 से 2 घंटा लगता था। तो वो बॉडी जब अंतिम संस्कार होने के बाद सफाई होती थी दूसरी बॉडी, तो इस तरीके से कई बार 14 से 18 घंटे का जो टाइम है एक एक बॉडी को क्लेम करने में लगता था। तब हमारी टीम ने सोचा क्यों ना हम जो एम्बुलेंसेस है वो हायर करें। तो हमने कई लोगों से बात की, लेकिन सभी ने एम्बुलेंसेस को जो है वो रेंट पे देने से इसलिए इनकार कर दिया कि कोविड का जो भय था वो इतना जबरदस्त था कि लोगों को था कि कोविड के बाद पता नहीं अगर इसके अंदर पेशेंट्स या लावारिस बॉडीज जाएगी, अपना माफ करेगा, वारिस वाली जो बॉडीज जाएगी उसकी क्या हाल होंगे, उससे हमारे साथ भी ये इस तरह कोई हादसा हो सकता है। तो उन्होंने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया था और गाड़ी देने से भी इनकार कर दिया था। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि कई ऐसे जो हमारे जानने वाले थे जिनके पास गाड़ियां जो डम किस्म की थी, जो बंद कंडीशंस में टायर वगैरह, वो एम्बुलेंसेस जरूर थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता था। तब हमने कुछ मैकेनिक्स को तैयार किया, वो गाड़ियों को टो करवा करके दक्षिण मुंबई की तरफ बुलाया और कुछ पुलिस के जो हमारे जानने वाले लोग थे उनसे मदद मांगी, कुछ दुकानें जबरदस्ती खुलवाई। एम्बुलेंसेस को इस तरीके की हमने टोटल 5 एम्बुलेंसेस उस वक्त तैयार की। 3 एम्बुलेंसेस रनिंग थी जिसके अंदर एक अलग अलग संस्था से हमने ली थी, उनको बहुत समझाया। इस तरीके से 8 एम्बुलेंसेस में हमने डिवाइड किया था कि कुछ जो है वो पेशेंट्स को अस्पताल तक या सेंटर्स तक पहुंचाएगी और कुछ जो है वो बॉडीज क्लेम करेगी। शुरुआत में हम लोग बहुत चुनिंदा लोग थे, इस तरीके से हमने काम शुरू किया। लोगों को ये भय था कि ये शायद पागल लोग हैं, कुछ दिन में मर जाएंगे, लेकिन हमारा एक मानना था कि अगर ईश्वर ने हमारी जिंदगी लिखी है तो मरेंगे नहीं। हमने धीरे धीरे काम शुरू किया और कुछ ही वक्त के अंदर हमारे को जिस तरीके से लोगों ने देखा, धीरे धीरे ये टीम बनती गई। और उस वक्त मैं आपको बता दूं तकरीबन 200 मुस्लिम लड़कों की जो टीम है वो रेडी हो गई और मुंबई के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया। चर्च गेट से लेके हम पालघर तक जाकर आपने कितने लोगों से शुरू किया था? हमने टोटल कुल 5 और 7 लोगों से शुरू किया था और ये 200 लोगों की टीम जो है वो बन गई थी। सभी मुस्लिम युवा, ये सारे मुस्लिम युवा थे, क्योंकि बाकी लोग जो है वो थोड़ा सा भय के मारे बाहर निकलते नहीं थे। कि लेकिन मुस्लिम इलाकों में कई जगह पे आपने देखा भी होगा, उस वक्त आपने पढ़ा भी होगा कि मुस्लिम्स जो है वो बाहर नजर आते थे, तो वो भी डरे हुए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे करके उनको समझाया गया कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, तो कई लोगों ने हिम्मत की। इस तरीके से हमने काम शुरू किया और लगभग 200 लड़कों की वो टीम बन गई। चर्च गेट से लेकर पालघर तक हम काम करते थे। यहाँ CST से लेकर के कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, तलोजा तक, यहाँ जहां जहां हमको कॉल्स आते थे हम गाड़ियां भी भेजते थे।
हम वहां खुद पहुंच करके काम करने की कोशिश करते थे। इस तरीके से पहले ये मुस्लिम बॉडीज का हमने काम शुरू किया हॉस्पिटल्स के अंदर। फिर जब हम हॉस्पिटल्स जब बॉडी लेने जाते थे तो वहां चुनौती ये होती थी कि पीपी किट्स के अंदर लोग रहते थे डरे सहमे से, तो वो एक एक बॉडी निकालने के लिए हमारे लिए काफी चुनौतियां होती थी। तो हमने उस वक्त देखा कि काफी ऐसी बॉडीज जो है वो एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, कोई लेने नहीं आया। तो हमने ये तहकीकात की कि ये जो बॉडीज है इतनी सब बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है। तब अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि मुस्लिम बॉडीज जो है वो आप लोग अस्पताल से ले जाते हो, लेकिन जो हिंदू बॉडीज है उसको डर के मारे कोई क्लेम करने नहीं आता है। तो हमने ये सामने से पेशकश की कि क्या हम हिंदू बॉडीज का अंतिम संस्कार करें। तो वो थोड़ा घबरा गया, क्या सही में करोगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक गारंटी हमको चाहिए कि इस काम के अंदर ये हमारे देश पर जो आफत आई है, हमारे शहर पे जो आफत आई है, उससे हमको सबको मिलकर लड़ना है, लेकिन इसका विवाद ना हो। तब जो वहां के डीन थे उनको बुलाया गया, उन्होंने अश्योर किया कि मैं वादा करता हूं अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो उस तरीके से फिर डॉक्टर्स की जो टीम थी, पुलिस की टीम्स थी, हमने उसके साथ मिल करके जो पहली बॉडी हम शमशान की तरफ लेके पहुंचे थे, तब हम ये जानते ही नहीं थे कि अंतिम संस्कार किस तरह कैसे किया जाता है। जब हम अंतिम संस्कार कराने पहुंचे तो शमशान के भी लोगों ने सोचा कि सारे दाढ़ी टोपी वाले हैं, तो वो घबरा करके बोलने लगे, अरे नहीं नहीं, आप जो गलती से यहाँ आ गए वो ऑर्डर कैंसिल हो गया है, आप एक काम करिए कब्रिस्तान ले जाइए। तब हमने उनको समझाया कि भाई ये जो बॉडीज है वो हिंदू बॉडीज है, हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो उनसे फिर चीजें कुछ समझी, कुछ चूंकि एज ए जर्नलिस्ट रहे थे तो कई हमारे हिंदू ब्राह्मण दोस्त और कई ऐसे पंडित वगैरह को जानते थे, फिर उनको वीडियो कॉल के जरिए सारी चीजें हमने समझी और ये समझने की कोशिश की कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तब किसी ने कहा कि तुलसी जो है वो मुंह में रखनी चाहिए, गंगा जल रखनी चाहिए। तो अब दूसरी बड़ी चुनौती थी कि इस हालात के अंदर ये चीजें कहाँ से लाई जाए। तब कई लोगों से फिर वापस कांटेक्ट किया गया, वो बॉडीज को कुछ देर तक रुकाई गई, धीरे धीरे करके अलग अलग कुछ लोगों ने मदद की। हमने कुछ चंदन की जो टुकड़े लकड़ी के होते हैं इस तरीके से वो काफी चीजें हमने जमा की और जैसे जैसे उन्होंने बताया था हमारी टीम ने वो अंतिम संस्कार कराना शुरू किया। तो इस तरीके से फिर जो हमारी एम्बुलेंसेस थी, हम लोग क्या करते थे, एक जो बड़ी एम्बुलेंसेस थी उसको शमशान की तरफ हमने बाकायदा फिक्स कर लिया था, छोटी एम्बुलेंसेस से बॉडीज लाते थे और चूंकि यहाँ वक्त लगता था इसलिए बॉडीज को उस गाड़ी में दम करते थे। वहां जो हमारी टीम थी एक के बाद एक जो है उसका अंतिम संस्कार परिवार के साथ वीडियो कॉलिंग के जरिए या इस जरिए पुलिस के जरिए जो फॉर्म नंबर 4 पहला भरने की शुरुआत थी, इस तरीके से ये काम शुरू किया गया। और आप उस दौर के अंदर अगर देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड वेव के अंदर हमारी टीम ने 2000 से ज्यादा बॉडीज का अंतिम संस्कार बाकायदा कराया है। शुरुआत में नहीं आता अंतिम संस्कार मतलब हिंदू बॉडीज का ही, अकेले हिंदू बॉडीज का ही? इसके अंदर देखिए हिंदू और मुस्लिम क्रिश्चियन सभी बॉडीज थी, लेकिन अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं तो 85% जो है 80 से 85% जो बॉडीज है वो हमारे पास हिंदू रही और बाकी मुस्लिम्स वगैरह रही। तो जो सबसे बड़ा रेशियो ये दोनों चीजों का रहा। क्योंकि सभी अस्पताल वो प्राइवेट्स हो, गवर्नमेंट सेंटर्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो सभी जगह बॉडीज निकलती थी, हर व्यक्ति डरा हुआ था, हर जगह हम लोग जाते थे, हमारी टीम जो जाती थी वहां। लेकिन हमारी टीम की एक चीज अच्छी थी कि पहले शुरुआत के अंदर उन्होंने पीपी किट पहने थे, लेकिन जैसे जैसे दिन जाना शुरू हुए कुछ दिनों में उनको एहसास हो गया कि इससे कुछ होना नहीं है, तो उन्होंने ये पीपी किट निकाल करके डायरेक्टली काम शुरू किया था। तो वो काम इतना तेज हो गया था हमारे लिए और धीरे धीरे करके अंतिम संस्कार के अंदर लगभग हमको उस वक्त जितने शमशान थे जो ये काम कर रहे थे सभी जानने लगे। फिर हमने वापस एक बार जो एडिशनल कमिश्नर थे काकानी साहब, वहां भी हमने अप्रोच किया कि जो सस्पेक्ट कोविड गिने जाते हैं उसको अगर आप ट्रेडिशनल पे शुरू करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ये होगा, जो लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन लग रही है वो खत्म होगी। तब उन्होंने सारी चीजें तहकीकात की, कुछ एक्सपर्ट से बात की, डॉक्टर्स वगैरह से, और एक परमिशन दी गई। जब वो परमिशन मिली तो आप यकीन करिए जब हम ट्रेडिशनल के लिए पहुंचे तो शमशान के कई लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो फिर हमारी टीम ने बताया कि अच्छा आप मत करिए, हम बॉडीज अंदर रखते हैं, आप सिर्फ ये बताइए कि शमशान के अंदर लकड़े कैसे लगाए जाते हैं बॉडी उतारने से पहले। तो किसी तरीके से उन्होंने तैयार किया, हमने एक उस वक्त का वीडियो बनाया। उसके पहले तक इलेक्ट्रिक पे ही चलता था जो कोविड थी, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल था वो सस्पेक्ट कोविड जिसको गिना जाता था, उसको हमने फिर समझने की कोशिश की। तो किस तरीके से लकड़े लगाए जाते हैं, किस तरीके से अंतिम संस्कार के अंदर पूरी चिता भी आप लोग सजाते ये चिता भी फिर हमने लगानी शुरू की और उस तरीके से हमने ये काम शुरू किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि जैसे जैसे 10-15 दिन बीता, लोगों ने देखा कि ये जो टीम है इसमें से कोई भी मरा नहीं है, ये सारे जीवित है।
तब वो भी हिम्मत करके आने लगे और उसके बाद हमने उनकी भी मदद ली। जो अंतिम संस्कार होता था उसके अंदर अग्नि देने वगैरह के लिए वो सारी चीज़ों को हम मदद करते थे। हमारा ये मानना था कि जो रीति रिवाज के हिसाब से जिस धर्म का जो बंदा है उस हिसाब से होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से फिर हमने ये मुंबई में काम शुरू किया और देखते देखते जो इस पूरे वक्त के अंदर तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ वो हमने वहां अंतिम संस्कार करवाया। उस दौर के अंदर हमने ऐसे ऐसे हालात देखे हैं कि जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि फैमिलीज के कई लोग अस्पताल में हैं, परिवार का एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो वो चाहते हुए भी आ नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे परिवार थे जिनके लोग एकदम बेहतर कंडीशन में थे लेकिन वो डर के मारे नहीं आते थे। कई ऐसे परिवार थे जो आते थे लेकिन वो इतनी दूरी पर रहते थे कि वो चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे, मतलब डर के मारे। तो इस तरह उनकी परमिशन लेके हमने धीरे धीरे करके ये सारे काम शुरू किए और उसके बाद में हमने देखा कि कुछ महीनों के बाद काफी जगहों पर लोग धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किए। और सबसे बड़ी बात हमारे काम की ये थी कि सोशल साइट्स पे हम हीरो थे फर्स्ट कोविड के अंदर, लेकिन जब किसी को पता लगता कि हम किसी पेशेंट्स को या डेड बॉडी को लेने किसी सोसाइटी पहुंचे तो उनको लगता था कि यमदूत जो है हमारी सोसाइटी में आया, ये मनुष्य लोग जितना जल्दी हो बाहर चले जाए तो हम सारे बच जाएंगे। इस तरह के हालात उस वक्त के थे, वो बहुत ही दुखद कंडीशंस थी। हमने कई ऐसे परिवार देखे हैं जिनके लोग मौजूद थे लेकिन चिता को अग्नि देने के लिए वो डर रहे थे। कई ऐसे लोग थे जिनके बेचारे वाकई में कोई नहीं था, उनका भी हमने किया। तो इस तरीके से ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए। अच्छा, मुस्लिम्स के अंदर भी ऐसे कई केसेस हमारे सामने आए जिसके अंदर साफ तौर पर बेटे ने कोविड बॉडी लेके आया, जब उसको पता लगा उसको हाथ लगाने वाला है तो उसने कहा मैं नापाक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने देखा कि कुछ बेटे ऐसे भी मिले जिसने हमको ये बताया कि देखो ये पर्स में पैसे है, आप बोलो उतने आप हमको आपके मुंह पे मारेंगे लेकिन बॉडी हम हाथ नहीं लगाएंगे। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज आप खाली हाथ लगा लीजिए। ये बॉडीज जो एक्सपायर हो चुके हैं उनके 4 घंटे के बाद में कोई वायरस असर नहीं करता, ये रिसर्च से बताया गया था। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। हमने हस्बैंड को देखा कि वो मट्टी डालने के लिए तकरीबन कम से कम आप देखोगे कि 20 फुट जो है वो उससे दूर से सिर्फ मट्टी फेंका करते थे। ये हालात जो फर्स्ट वेव था उसके मुकाबले सेकेंड वेव जो है वो काफी और डरावनी हुई। काफी बॉडीज उस टाइम पे डेथ होनी शुरू हुई। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के धीरे धीरे करके हमारी टीम जो लड़ती रही, उसके अंदर एक तजुर्बा हमको और मिला कि जब हम अस्पताल की मॉर्चरीज में जाने लगे तो कोविड बॉडीज जो है वो प्लास्टिक पॉलिथीन पे पैक होती थी और कई बॉडीज जो है वो पड़ी हुई थी वहां पर। तो हमने पूछा कि ये कोविड से, उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये जो महामारी चली है इसलिए लावारिस बॉडीज है जो पुलिस के पास आती है, लेकिन अब हाल फिलहाल के अंदर इस तरह की चीजें हैं इसलिए पुलिस जो है उसका अंतिम संस्कार नहीं करा पाती है, पहले किसी एनजीओज वगैरह की मदद अलग अलग जगह। तो हमने फिर इन सारी चीजों को लेकर के हमने डॉक्टर्स से और पुलिस से बात की कि क्या अगर हम ये लावारिस बॉडीज का भी अंतिम संस्कार करें तो आपकी मदद मिलेंगी। इन सारी चीजों को लेकर के मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर से हमने बात की, तब उन्होंने सारी चीजें की, इंक्वायरी की और हमको परमिशन दी है। हमने उनसे कहा कि पुलिस से हमारी बातचीत हुई है और कोविड बॉडीज के साथ हम लावारिस बॉडीज भी जो है उसका अंतिम संस्कार करा रहे हैं क्योंकि जगह की बहुत बड़ी कमी है इस हालात के अंदर। इकबाल भाई, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि जैसे आपके साथ जो टीम मेंबर्स थे उनको कुछ नहीं हुआ, वो सभी सेफ थे, लेकिन मैंने सुना कि खुद आपके अपने परिवार को जो है मतलब उसका एक झटका लगा। जी बिल्कुल, देखिए मेरे परिवार के 2 करीबी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि मेरे परिवार के उन लोगों के अंदर से जो मेरे बहुत ही करीबी थी, उन्होंने ये बताया कि ये इतना बेहतरीन काम है कि चाहे हम रहे ना रहे, इस काम को चालू रखना, इस काम को करते रहना। ये जीवन का वो काम है जो शायद हम रहे ना रहे लेकिन कई दुआएं हमारे साथ कई परिवारों की मिलती रहेगी, जिसके बाद में हमने ये काम शुरू किया लावारिस बॉडीज का। आज भी हम इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं। तकरीबन 5000 से ज्यादा बॉडीज का अभी तक हमने अंतिम संस्कार कराया है। हर महीने अभी भी हमारे पास 100 to 125 जो लावारिस डेड बॉडीज होती है जिसको पुलिस के पास आती है, पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात करती है, लेकिन जब उनका कोई नहीं मिलता है तब वो हमें देती है और उस जो लावारिस बॉडीज को एज ए परिवार हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। क्या किसी तरह की किसी से आर्थिक सहायता मिलती है? किस तरह से इसके लिए जो पैसा वैसा लगता है वो सब कैसे? देखिए फिलहाल तो जो है आर्थिक सहायता कहीं से नहीं मिल रही है। हम जो कुछ चुनिंदा दोस्त है वो ये खर्चा चला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये चैलेंज बनता जा रहा है। अब धीरे धीरे करके हम भी जो है अपनी एक वेबसाइट्स वगैरह
हमने बनाई है, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट था वो कौन सी वेबसाइट है बताइए, मैं अगर आपको कोई मदद बताता हूं कि करना चाहे। हमारा ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे जो रजिस्ट्रेशन था चैरिटी का वो पहले था, अब जो है हमारी अंडर डेवलपमेंट है और काफी उसके अंदर काम हो चुका है। ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, ये वो वेबसाइट है हमारी जहां हम क्राउड फंडिंग की बात करने जा रहे हैं, लोगों से कॉर्पोरेट फंडिंग्स की कोशिश भी करेंगे। ये एक ऐसा काम है जिसके अंदर आज भी हमारे पास 12 लोगों की जो टीम है वो लगातार ये काम करती है, और आज भी हमारे पास 100 से 125 बॉडीज हर महीने जो है मुंबई पुलिस द्वारा हमारे पास आती है। मुंबई पुलिस के जवान जो है वो खुद अस्पताल पहुंचते हैं, वो बॉडी क्लेम करते हैं, जहां हमारी टीम जो है अस्पताल के लोगों की मदद से वो बॉडीज हम अपने एम्बुलेंसेस के अंदर कैरी करते हैं, शमशान तक या कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। जो रीति रिवाज होता है उस रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो जो मुस्लिम बॉडीज है उसके लिए सिर्फ मुस्लिम लड़कों की टीम है, और जो हिंदू बॉडीज है वो बॉडी को पिक करना और शमशान तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम लड़कों की टीम है। लेकिन जहां अंतिम संस्कार की बात आती है, उस रीति रिवाज की बात आती है, तो पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ वो जो हमारे पास हिंदू लड़के हैं वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो यानी कि हम अब हिंदू भी आपकी टीम के साथ जुड़ गए हैं? जी बिल्कुल, उनको हमने सिर्फ, वो बॉडीज से काफी डरते हैं, वो बॉडीज को हाथ लगाने से डरते हैं, लेकिन हमने उनको कहा है कि आप कुछ मत करिए, हम चिता पर जो है वो बॉडीज रख देंगे आपको जो विधि है वो करके उसका अंतिम संस्कार आपने करना है। तो उन सारी चीजों को लेकर के तैयार है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी काम जिस तरीके से देखते जा रहे हैं तो उनका भी हौसला बढ़ता जा रहा था। जी इकबाल भाई, बिल्कुल आपने अपने जीवन का जो मिशन चुना है वो मैं क्या कह सकता हूँ, एक महान शब्द ही है जो उसे परिभाषित कर सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं, समाज को कुछ देने के बारे में सोचते हैं और ऐसा काम करते हैं। समाज की काम करना एक जगह, लेकिन खुद के रिस्क पर, ऐसे मौके पर जब आपने अपने परिवार के लोगों को भी खोया है ये काम करते हुए, उसके बावजूद आप उसी पैशन के साथ में, उसी स्पिरिट के साथ, उसी जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं, वाकई ये काबिले तारीफ है और मेरी शुभकामनाएं आपको। जितेंद्र जी, मैं ये इससे और एक चीज कहना चाहूंगा, ये सिर्फ इकबाल ममदानी का काम नहीं है, ये हमारे जितने पत्रकार हैं, मुझे लगता है वो बेचारे हर रात एक जिंदगी को संजो करके घर पहुंचते हैं रोज, और डेली सुबह एक चुनौतियों के साथ बाहर आते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि आज हमारे साथ किस तरह के हादसे होने वाले। तो जो पत्रकार की जिंदगी होती है, चाहे वो आपकी हो, मेरी हो, या हमारे जो लोग फील्ड के अंदर घूमते हैं, जो फील्ड के पीछे लोगों तक पहुंचाते हैं, उन सभी के लिए चुनौती भरा दिन है। हमने कई ऐसे 26/11 जैसी चीजें कवर की है, कई ऐसी फायरिंग्स, कई ऐसे ब्लास्ट हमने कवर किए, तो सभी में हमारे लिए चुनौतियां होती है। तो ये मुझे लगता था कि शायद एक पत्रकारिता जीवन जो हमारा रहा है उसी को लेकर के ये काम आसान भी हुआ हमारे लिए करना, और आगे भी जो चुनौतियां आ रही है उसका फेस करना, और उसके साथ आसानी से जो हम काम करते जा रहे हैं, शायद ये जो हम लोगों का काम है उसी के लिए ये आसानी भी हो रही है। ईश्वर करे कि जो लोग हैं वो भी इसको देखें और हमारे साथ जुड़े, और हमारी आपकी जो मेहनत है, या चाहे वो ये बॉडीज को लेकर के हो या चाहे खबरों को लेकर के पहुंचाने की हो, ये वाकई में एक चुनौती भरा काम होता है। लोग ये 1.5 मिनट की एक स्टोरी या 3 मिनट की एक स्टोरी समझते हैं, लेकिन इसके लिए उनको पता नहीं होता है कि कितने घंटे या कितने दिन हमने इसके पीछे गुजारे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद इकबाल भाई। तो आपने सुना इकबाल ममदानी को, जिनकी कहानी जितनी मार्मिक है उतनी ही प्रेरणादायी भी, और समाज को इन जैसे लोगों की जरूरत है। तो इन जैसे व्यक्तित्व के बारे में सुनने के लिए, उन्हें जानने के लिए जुड़े रहें इस YouTube चैनल से। धन्यवाद। थैंक यू।